हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं DSSB PRT 2025 के लिए दोस्तों हिंदी का 20 दिन का चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे 20 दिन में पूरा हिंदी का जो सिलेबस है PRT एग्जाम्स के लिए, DSSB PRT के लिए, उसको दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों। और यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, हिंदी को हम यहाँ पे सबसे पहले लिया है, प्रत्येक सब्जेक्ट को इसी तरीके से लेंगे और उसको 20 से 30 दिनों में यहाँ पे हम खत्म करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस जितना भी है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहला आपको आपकी जो मोस्ट थ्योरी है उसको कवर कराएंगे। उसके बाद थ्योरी के बाद हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पूरा आपको एक तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे बोल लीजिए, ये हम करने वाले हैं बहुत ही कम समय में दोस्तों। मात्र 20 दिनों के अंदर आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो जुड़ जाइएगा दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं। और हाँ दोस्तों, आपको यदि आप सीरियस हैं DSSB PRT 2025 के लिए इस बार, तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे वीडियो में केवल मोस्ट इंपोर्टेंट बातों की ही बात करेंगे, तथ्यों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। सबसे पहले आज हमने लिया है वर्ण विचार एवं वर्तनी वाला टॉपिक। इसमें वर्ण विचार एवं वर्तनी से जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो पहला यहाँ पे देखते हैं हिंदी वर्णमाला क्या होती है, इसको समझते हैं। रिवीजन जिसने यहाँ पे पहले हिंदी पढ़ ली है दोस्तों, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उनका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं इसको समझते हैं पहले। तो व्याकरण जो शब्द है, पहले इसको ही समझ लेते हैं। व्याकरण जो शब्द है वी प्लस आ प्लस करण से जो मिलकर बना होता है। इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो आख्या करना होता है, आख्यान करना। तो सीधा सीधा हम समझें व्याकरण होता क्या है, शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण करना ही क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। अब बात करें, मनुष्य जो होता है अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या है, भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो भाषा क्या कहलाती है, मनुष्य अपने भावों और विचारों को जो अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है उसको ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बात यहाँ पे आती है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता है ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या क्या कहलाती है, याद रखेंगे, उसको कहते हैं ध्वनि। बात करें, वर्ण जो होता है वो लिखित चिन्ह ही वर्ण कहे जाते हैं, अथवा वर्ण भाषिक ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं। आगे बात करें, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में बनता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला जो होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये लाइन आप याद रखना, व्यवस्थित समूह, ये शब्द होना चाहिए उसमें परिभाषा में। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हो गए। एक तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करें हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 45 होती है, ये आप याद रखेंगे। जबकि वर्णमाला में जो कुल अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उच्चारण के यदि आधार पर पूछे वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो 45 होते हैं। लेकिन वैसे यदि पूछ लिया जाए तो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। यदि विकल्प जो है 52 आता है ऑप्शन में विकल्प, तो 52 पे लगाएंगे। यह देवनागरी लिपि की वर्णमाला है। अब यहाँ पे वर्णमाला को एक नजर देख लेते हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। चलिए, इसको मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले बात करें, जो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, इसमें स्वर और व्यंजन जो होते हैं, जैसे अंग्रेजी में होते हैं वोवेल एंड कंसोनेंट, इसी तरह हिंदी में भी होते हैं आपके स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, इनको समझते हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। मैं यही आपको बता देता हूं कि जो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी में स्वर, 11 होते हैं। याद रखना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ये सवाल स्वर और व्यंजन में। याद रखना, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, ए आ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ए बड़े ए, ओ औ री। ठीक है, ये आपके 11 स्वर हो गए। ठीक है, ये जो है आपके ये 11 स्वर हो गए, और बाकी जो नीचे हैं ये आपके क्या है, व्यंजन है। कितने होते हैं व्यंजन, यदि हम व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन की यदि हम बात करें
तो 33 होते हैं। वैसे कहीं कहीं यहाँ पे 41 भी दिया हुआ होता है, तो विकल्प में यदि 33 है तो आप 33 ही लगाएंगे। ध्यान रखना, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इसी पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजों को याद रख लेते हैं, जैसे कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार जो होते हैं मतलब नाक से जिसका उच्चारण होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे जैसे बिंदी होती है यहाँ पे, जैसे मैं मंच लिखता हूँ और यहाँ पे बिंदी में लगा देता हूँ, तो इसी को बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये एक्चुअली पंचम वर्ण जो होता है, जैसे ये पंचम वर्ण है, ये जो है आपके पंचम वर्ण जो होते हैं उसकी जगह ये प्रयोग की जाती है अनुस्वार, ठीक है, पंचम वर्ण की जगह। मान लीजिए मंच में ऐसे लिखता है, ऐसे लिखा जाता था मंच पहले, लेकिन अब क्या किया, जो ये पंचम वर्ण ये होता है, ये की जगह बिंदी लगा दीजिएगा तो मंच इस तरीके से लिख जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। बात करें यहाँ विसर्ग की, तो जो ये दो बिंदी जो होती हैं इनको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। जैसे ए के बाद है ये यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनको ध्यान से देखिए, इनको बोलते हैं विसर्ग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात जैसे आती है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड और ढ। ये क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मतलब उत्क्षिप्त का मतलब है उछला हुआ, उत्क्षिप्त का मतलब ही क्या है? उछला हुआ। मतलब जीभ झटके से एक तो ऊपर उछलती है, ठीक है, उसके बाद एक संग नीचे आ जाती है इनकी जब उच्चारण करते हैं। जैसे बोल के देखिएगा, ड ढ, एक संग ऊपर गई झटके से और नीचे आ गई, ठीक है, उछला हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ ही होता है उछाला हुआ। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्वर और व्यंजन की यदि एग्जाम में परिभाषा आती है तो इसको भी यहाँ पे अच्छे से हम समझ लेते हैं एक नजर में। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र वर्ण इनको कहते हैं। मतलब समझ लीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख से कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा के निकलती हो, स्वर कहलाता है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। सीधा सीधा सिंपल भाषा में यदि हम समझे, स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है ऊपर, ठीक है। 11 होते हैं स्वर। कितने होते हैं हिंदी में? 11। अनुस्वार जो होता है ये होता है, और विसर्ग ये होता है। अब बात कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन में दोस्तों यहाँ पे स्वरों को बोलने की आवश्यकता होती है। स्वर की समझ लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख, कंठ, तालु आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती बल्कि उसमें अवरोध होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिसकी स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, स्वतंत्र होते हैं उनको स्वर कहते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की आवश्यकता ली जाती है जिनको बोलने के लिए, उच्चारण के लिए, उनको व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि हिंदी ध्वन्यात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? ध्वन्यात्मक भाषा है हिंदी, ठीक है। यह जिस प्रकार बोली जाती है उसी तरह ये लिखी भी जाती है। और यदि हमारा उच्चारण अशुद्ध है, यदि आपने उच्चारण किसी को अशुद्ध बोला है तो लिखेगा भी अशुद्ध ही लिखा जाएगा। भाषा की सुंदरता उसके गठन और उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करती है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं व्यंजनों को एक एक करके, जहां से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। इनको यहाँ पे एक नजर देख लेते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन से प्रश्न एग्जाम में बनता है, पूछ लेता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? तो आप कहेंगे कितने होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। कै से लेकर मैं तक होते हैं ये, ठीक है। कै वर्ग के में मान लीजिए कै खे गे गहण है, चे छे जय झय, टे ठे डे डहण है, ते थे दे दहन, और पै वर्ग पै फे बे बहम है, ठीक है। कै वर्ग को कंठ व्यंजन भी बोला जाता है। कै वर्ग के जो जितने भी व्यंजन होते हैं उनको कंठ व्यंजन बोला जाता है। च वर्ग को तालव्य व्यंजन बोला जाता है। ट वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है, और त वर्ग को दंत व्यंजन, और पै वर्ग को ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। ये यहाँ पे चीजें याद रखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको विकल्प में दे देगा, मान लीजिए कै च टैप तय दे दिया, आपसे पूछ लेगा तालव्य व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से बताइए, ठीक है। तो याद रखना स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग
मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है। देखिए नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। स्पर्श व्यंजन मतलब कोई ना कोई जीवा का भाग किसी न किसी भाग को, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण करके देख लिया कै खे, तो कहीं ना कहीं जो है जीवा का भाग जो है वो मुख के किसी न किसी भाग को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो ये कितने होते हैं, 25 होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इनको समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में मुड़कर घूमकर बाहर निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं। याद रखना कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ये रे ले वे, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये रे ले वे। और यहां से थोड़ा और डीपली यदि हम जाएं तो वहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि अर्ध स्वर कौन से होते हैं, मतलब श्वास का अवरोध व्यंजनों की तुलना में कम मात्रा में होता है, उनको बोलते हैं अर्ध स्वर। और वो होते हैं आपके ये और वे। कौन कौन से, ये और वे। अब बात करें रे जो होती है, यहाँ पे लुंठित व्यंजन इसको बोलते हैं। जो रे है आपकी, ये लुंठित व्यंजन बोला जाता है, लुंठित। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लुंठित व्यंजन मतलब जीभ जो है मुख के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे गिरती है, तो रे लुंठित है आपका। और एक होता है पार्श्विक, जिसमें जीभ की नोक बीच में आकर मुंह के लिए या मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बना लेती है, उसको कहते हैं पार्श्व व्यंजन, जो कि लय होता है। कौन सा होता है, लय, ये वाला लय होता है आपका पार्श्विक। ठीक है, याद रखेंगे इतनी चीजें। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आपको रिवीजन ही उन मोस्ट चीजों को करा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बने रहे दोस्तों इसी तरह। वीडियो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन दोस्तों यदि आप सीरियस हैं तो थोड़ा बस बैठ जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को देखना आप लास्ट तक। जैसे जैसे हम वीडियो में लास्ट तक पहुंचेंगे, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वास्तव में वर्ण विचार एवं वर्तनी वाला जो चैप्टर है उसका रिवीजन अच्छा कर लिया है। और प्रैक्टिस भी देखिए, मैं इतने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपकी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए, जो सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनको देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनको देखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स, श, ह। ठीक है, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं, इनको भी ध्यान रखना। उत्क्षिप्त व्यंजन की हमने बात कर ली, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। डे और ढे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं 2। कौन से, डे और ढे होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में बनते हैं यहां से। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ये भी हमें यहाँ पे पढ़ने जरूरी है। संयुक्त व्यंजन मतलब ये वे वर्ण जो 2 व्यंजन के मेल से बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ये कौन कितने होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ और र, श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 6 देखिए किससे बन के मिला है, क और श। देखिए यहाँ पे कोई आपका वर्ण है और उसके नीचे आप हलंत लगा दो, ये इसको बोलते हैं हलंत। इसको यदि आप लगा देते हैं तो ये ना आधा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आधा क। ऐसे तय के नीचे हलंत, आधा तय। ठीक है, तो ये जो वर्ण होता है वो आधा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्वर नहीं होता, केवल 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 ये क्या बन जाता है, व्यंजन ही एक तरीके से बन जाता है। तो आधा बोलते हैं, जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। तो 6 जो मिलकर बना है वो आधा का और श से मिलकर बना है, मतलब का और श। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो 6 है आपका, 6 छत्री वाला जो है, ये क किससे किस किस से मिलकर बना है, क और श से। ऐसे त्र जो है वो आपका तय और र से मिलकर बना है। और ज्ञानी वाला ज्ञ जो है ज और य से मिलकर बना हुआ है। और श्र जो है आपका, ये श सलजम वाली श और रे से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखिए एग्जैक्ट मैं आपको वो भी चीजें बताता चल रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न एग्जाम बनते हैं, कहाँ आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उन सभी को हम यहाँ पे देखते चल रहे हैं। चलिए इतना तो दोस्तों आप कर ही सकते हैं यदि आप सीरियस हैं।
20 दिन में दोस्तों हम यहाँ पे 20 दिन में कंप्लीट हिंदी पीआरटी के लिए, DSSS पीआरटी के लिए कंप्लीट हिंदी आपके यहाँ पे पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे बेस्ट एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों मैं बहुत जल्दी उसके बाद भी बहुत चीजें आपके लिए लाने वाला हूँ। प्रत्येक सब्जेक्ट की, साइकोलॉजी हो आपका चाहे इंग्लिश हो, आपका जीके हो, पूरा कंप्लीट मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लाने वाला हूं। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको चीजें देखने को मिलेंगी, शायद त्योहार के बाद यहाँ पे हो सकता है। कोशिश करूंगा मैं बहुत जल्दी लाऊं आपको, जिससे आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस और भी ज्यादा अच्छे से हो जाए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को दोस्तों। कंठ व्यंजन कौन से होते हैं इनको समझ लेते हैं। कै वर्ग के जो व्यंजन होते हैं, कै ख ग घ हैं, वो कंठ व्यंजन होते हैं। इसकी परिभाषा यदि आपसे एग्जाम पूछ ले तो जिन व्यंजन ध्वनियों कौन से होते हैं, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है उसे कंठ व्यंजन। तालव्य व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है, तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं, जीव, तालु मतलब जीव, जीव के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। और जीवा के निचले भाग में मूर्धा को स्पर्श करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपर दांतों को स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास का अवरोध होता है उन्हें ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये था वर्ण विचार से संबंधित चीजें जितनी भी थी। अब यहाँ पे हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पे अशुद्धियां होती हैं, किस चीजों से, मतलब स्वर संबंधी, हलंत संबंधी, अनुस्वार संबंधी, उन सभी अशुद्धियों को यहाँ पे देखेंगे। और मोस्ट अशुद्धियां जो एग्जाम में बनती हैं उनको भी देखेंगे। और उसके बाद हम महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ यहाँ पे हम आपकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बने रहें सेशन में दोस्तों, वीडियो में बने रहें। बहुत जल्द वीडियो समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक बात है आपकी, जैसे ही आपकी वीडियो समाप्त होगी तो आपका वर्ण विचार वाला और वर्तनी वाला टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि हमें किस चीज़ों को और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। वो भी आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि क्या चीज़ें अभी हमारी छूट रही हैं, तो उसको भी आप रिवाइज यहाँ पे कर लेंगे आराम से। आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो आप एक बार अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। समझते हैं इसको, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, इनको देखते हैं। हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। पहली स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती हैं। अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां होती हैं। हलंत संबंधी अशुद्धियां होती हैं। संधि संबंधी अशुद्धियां होती हैं। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की। चलिए, यहाँ पे देखिए, अशुद्ध शब्द एक तरफ आपके अशुद्ध हैं, एक तरफ शुद्ध है शब्द। ठीक है, तो ईश्वर एवं मात्रा संबंधी अशुद्धियां, जैसे अनाधिकार, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, लिखा शुद्ध कैसे जाता है, अनधिकार। ठीक है, न पे जो है आ नहीं होता, खाली नहीं होता है, ए होता है, अनधिकार। ठीक है, शुद्ध है। इसी तरह आहार का आहार होता है, आहार। तिथि इस तरीके से लिखी जाती है, याद रखेंगे। थे पे जो होती है छोटी की मात्रा होती है, और तय पे भी, दोनों पे छोटी की मात्रा तिथि। सूक्ति जो है शुद्ध रूप में इस तरीके से लिखी जाती है, सूक्ति, कै पे छोटी की मात्रा और बड़ाऊ, से पे बड़ाऊ। ऋतु की बात करें तो री बनता है, ऋषि वाला, और तय पे छोटे ऊ की मात्रा, ऋतु। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कौरव, कौरव में दो मात्रा होती हैं, बड़ाऊ, कौरव। इसी तरह अधीन में जो है आधीन नहीं होता, ए होता है, बड़ा आ नहीं होता, अधीन छोटा आ होता है। क्रिया का क्रिया होता है, रे निकलती है कै में से। कवयित्री, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये दोस्तों हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाता है। कवयित्री इस तरीके से लिखा जाता है, कै वे और या पे छोटी की मात्रा और तय पे बड़ी की मात्रा, कवयित्री। कै और वे पे कोई मात्रा नहीं होती, इस पे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कन्हैया में है पे दो मात्रा होती हैं, कन्हैया। कर्तव्य पालन में कर्तव्य और तय में से रे निकलती है ऊपर भी, और वैसे भी निकलती है, आदि तय बनती है, कर्तव्य पालन। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, सभी अशुद्धियों को जो मोस्ट हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे ईश्वर की बात करें तो इस तरीके से लिखा जाता है, बड़ी ई। उद्धरण इस तरीके से लिखा जाता है, अड़या होता है। ग्रहणी, ग्रहणी में छोटी की मात्रा होती है पे, ठीक है। नारी पे बड़ी की मात्रा होती है, नारी। गरुण की बात करें तो छोटा वो होता है, गरुण। गोपनीय में बड़ी ई की मात्रा होती है, ने पर, गोपनीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्मियों इस तरीके से लिखा जाता है, चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है। क्षत्रिय ये आपका शुद्ध शुद्ध वर्ण है, क्षुधा ये था। ज्योत्सना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। आदित्य होती है, आदिशय होती है। ज्योत्सना में आदित्य आदिशय होती है, याद रखेंगे, ज्योत्सना, ठीक है। तिलांजलि में जो होती है, तिला और लय पे जो होती है वो छोटी की मात्रा होती है, तिलांजलि। ऐसी दुरात्मा में दुरात्मा गण। और हनुमान में जो होती है छोटा उ का छोटी की मात्रा होती है, न पे हनुमान, ठीक है। चलिए मंत्रिमंडल देख लेते हैं, इस तरीके से छोटी की मात्रा होती है। योद्धा में जो है आपका दह से निकलता है, ठीक है, योद्धा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। हालांकि इस तरीके से लिखा जाता है, हालांकि बा है, गांधी, गांव, ठीक है। इस पे क्या होता है, ये चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, ठीक है, गांधी, गांव, ठीक है। ये आपके सब क्या है, अशुद्ध हैं, आप देख लीजिएगा एक बार इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंचल देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ये शुद्ध वर्ण है। संन्यास, संन्यास में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए संन्यास जो लिखा जाता है आपका, इस पे अनुस्वार भी आता है और आदि ने भी आती है, तो ये शुद्ध है। इसी तरह कंठ आपका ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। व्यंजन की बात करें तो ये आपका गलत है, इस तरीके से लिखा जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है यहाँ पे। हलन संबंधी अशुद्धियों को देख लेते हैं। अस्कमात, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे इतना ही लिख देते हैं अस्कमात, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि तय पे जो है हलंत आता है, आदित्य यहाँ पे आती है। ऐसी भविष्यत, भविष्यत में भी ऐसी दृश्यमान में भी आदिन्य होती है। अच्युत में भी जो है तय आदित्य होती है, और पृथक में भी आपकी आधा कै होता है, पृथक, ठीक है। इन पे ध्यान दीजिएगा, हलंत की वजह से भी चीजें गलत हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं संधि संबंधी अशुद्धियां। संधि संबंधी अशुद्धियों को एक बार नजर देंगे। इति पूर्व का होता है इत पूर्व, ऐसे निरूपम को निरूपम लिखा जाता है, वाड्मय को वाड्मय। पुष्पावली इस तरीके से लिखा जाता है, पुष्पवली नहीं होता, पुष्पावली होता है। उपरोक्त का नहीं, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है, ठीक है, उपरयुक्त होता है, याद रखेंगे, उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है। अत्युक्ति ऐसे जगन्नाथ आदि ने बनती है, तय नहीं होता है, ठीक है। विसर्ग संबंधी अशुद्धियां देख लिए, प्राय है, जैसे लिखा जाता है आपका प्राय, तो उस पर विसर्ग लगाया जाता है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह निस्वार्थ, देखिए निस्वार्थ में नी के बाद जो है विसर्ग लगाया जाता है, नी के बाद क्या है, विसर्ग आपका लगाया जाता है, तो निस्वार्थ। ऐसे प्रातः काल में तय के बाद, मनोस्थिति में मन स्थिति न के बाद, निशुल्क में नी के बाद आपका विसर्ग लगाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए उच्चारण संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं एक बार। रे और रे संबंधी अशुद्धियां, जैसे ऋतु को इस तरीके से, वृक्ष को इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए श्रृंगार मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, देख लेते हैं। ये श्रृंगार और श्रृंगार ये दोनों अशुद्ध हैं। श्रृंगार जो है इस तरीके से लिखा जाता है, शुद्ध रूप आपका श्रृंगार। ऐसे श्रृंगाल में शरंगाल, ठीक है, दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, ये गलत है। गृहस्थी देख लीजिए, गृहस्थी इस तरीके से लिखा जाता है, उष्ण, ऋण नहीं होता, उष्ण होता है। इसी तरह आदृत नहीं होता, आद्रत। ऋषि इस तरीके से लिखा जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और ऐ संबंधी, शैना, शैना पे एक मात्रा होती है, इसी तरह ऐश्वर्य पे छोटी ए, ऐनक पे छोटी बड़ी ए, सॉरी, ठीक है, बड़ी ए होते हैं ऐश्वर्य, ऐनक। आगे बढ़ते हैं। ओ संबंधी अशुद्धियां, रोशनी जो होती है छोटी ओ, औ होता है रोशनी। त्योहार छोटा ओ, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक पे बड़ा ओ फिर छोटा ओ। ऐसे ही बौद्धिक, ठीक है, बड़ा ओ। चुनाव होता है, ऐसे ही होले होता है, बड़ा ओ होता है इस पे भी, ठीक है। रे संबंधी अशुद्धियां, आशीर्वाद, देखिए एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से कई बार। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, शी आ और सी बड़ी, ई की मात्रा, और रे जो निकलती है वैसे निकलती है, ठीक है, आशीर्वाद। ऐसे ही कार्यक्रम में कैसे रे निकलती है,
आदर्श में आपका से में से रे निकलती है, ठीक है, ये गलत है। नरमी इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए आगे, दुशासन, प्रशंसा, प्रसाद, कष्ट, ये इस तरीके से लिखा जाता है। बात करें रक्षा, रक्षा, ठीक है, ये है आपकी शुद्धियां हैं। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अभ्यास करेंगे, जो प्रश्न एग्जाम में बने हैं, पूछे गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को अब यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से एक्टिव हो जाइएगा। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया? मतलब कहा गया कि पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया, काशी नागरी प्रचाणी ने दिया, सावरकर बंधुओं ने दिया, या बाल गंगाधर तिलक ने दिया? बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? किसने दिया था ये सुझाव? तो याद रखना, ये सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास जी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ठीक है, गे ऑप्शन ए है गे, ऑप्शन बी पे, ऑप्शन सी ते, ऑप्शन डी चे। बताइए इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है आपका दंत है, वो आपको बताना है। जल्दी से बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, दंत जो है आपके कौन से होते हैं? ते, थे, दे, धे, ने। कौन कौन से होते हैं? ते, थे, दे, धे, ने, ये दंत व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी ते यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है रे, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। बताइए मूर्धन्य ह्रस्व स्वर दोस्तों एक ही होता है केवल, और वो होता है रे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला ये सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4, ग, जय, आधे ग, आधे जय, छ, जय, ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? 0, 3, 1, 2। बताइए कितने तालव्य महाप्राण घोष वर्ण? देखिए जब यहाँ पे तीन चीजें पूछ ली हैं, देखिए एक तो तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए, घोष भी होना चाहिए। तो कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे इनको, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक है। ये जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0, क्योंकि यहाँ पे वो तालव्य भी होना चाहिए वो वर्ण, वो महाप्राण भी होना चाहिए, वो घोष भी होना चाहिए। तीनों कंडीशनों को यहाँ पे पूरा करता होना चाहिए वो वर्ण। तो ऐसा वर्ण कोई सा भी नहीं है इनमें से, ठीक है, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, कि इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता? इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता, मतलब आप कोई शब्द लिखना चाह रहे हैं तो इनमें से, इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जिससे शब्द नहीं बन सकता? फे, डे, ढ, जय। बताइए कौन सा ऐसा वर्ण है जिससे शब्द का आरंभ नहीं होता? 5 में का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है इससे शब्द का आरंभ नहीं होता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? ये अभी हमने पढ़े थे, बताइए कौन से होते हैं? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी आपके सामने है, बताइए क्या होगा? तो चे, छे, जे, झे, ये आपके क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो अभी हमने पढ़ा है च, छ, झ तालव्य व्यंजन होते हैं, इसी में देखिए 6 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा, तालव्य होता है उच्चारण स्थान, ऑप्शन बी, ठीक है, इसलिए तो इनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक, अनुनासिक, मौखिक, लुंठित। बताइए क्या कहते हैं उनको, जिसके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुनासिक बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है, ये वाला जो होता है, ठीक है। और लुंठित जो होता है आपका वो रे होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था रे।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये हमने पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? ये, वे, रे और ले। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ले हो जाएगा, ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पे लिया है। चलिए इसको यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, विवर्त स्वर। बताइए, जीव के आधार पे जब स्वरों का वर्गीकरण करोगे तो कौन सा इसमें राइट आंसर नहीं होगा? बताइए, राइट आंसर होगा, इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जब जीव के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, तो अग्रस्वर होता है, मध्य स्वर होता है, पश्च स्वर होता है। तो ये जीव के आधार पर है स्वरों को वर्गीकरण। विवर्त नहीं आता इसमें, विवर्त नहीं आता, इसलिए राइट आंसर ये होगा। ये मुख के आधार पर है, संवर्त, विवर्त, अर्धसंवर्त, अर्धविवर्त। ठीक है, ये विवर्त ये जो है मुख के आधार पर है ये, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। नकद, नगद, नागद या नागत। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है प्रश्न नंबर 11 में, तो इसका राइट आंसर होगा नकद, ऑप्शन ए। ठीक है, मुझे नगद चाहिए पैसे, बोलने में तो ऐसे तरह जैसे नगद बोलने होता वो नकद है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। वमंगनी, वामांगिनी, वामंगिनी, वामांगिनी। बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर 12 का? तो वामांगनी होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो कैसे लग रही है दोस्तों क्लास? एक बार लाइक जरूर करके बताइए, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ये सेशन दोस्तों हमारा 20 डे हार्ड डे चैलेंज, ये इसी तरीके से चलता रहेगा और कंप्लीट तैयारी आपकी हम यहाँ पे कराएंगे। तो जुड़ जाएं चैनल के साथ, जितने भी चैनल पर नए हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, लाइक करें। चलिए, बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को अच्छे से लेके शुरू से लास्ट तक देखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। शुद्ध शब्द ज्ञात करना है। पद्धति, 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 पद्धति। बताइए कौन सा है शुद्ध? हिंदी क्या है? यदि आप शुद्ध उच्चारण करोगे तो शुद्ध लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं शुद्ध ही बोल देता हूं, पद्धति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्वन्यात्मक भाषा है, ये हमने पढ़ी है हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में शब्दों में शुद्ध शब्द जो है वो ज्ञात करना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए जल्दी से कमेंट करके। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ये मैं कराने नहीं वाला, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखता हूं आप कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं वीडियो में। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क एक तरीके से कह लीजिए, कमेंट में इसका उत्तर चाहिए मुझे आपसे, प्रश्न नंबर 14 का। आगे, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करें। संस्कृति, शीर्षक, वैमनस्यता या औषधि। बताइए त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन करना है, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है? बताइए, संस्कृति भी सही लिखा हुआ है, शीर्षक भी सही लिखा हुआ है, वैमनस्यता भी, औषधि आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, औषधि, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औषधि जो होता है, छोटी ई की मात्रा होती है। ठीक है, औषधि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। शिशु, 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 शिशु। बताइए क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी कमेंट का। चलिए बताइएगा जल्दी से। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो शिशु होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ये सब अशुद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा। बताइए
कौन सा शब्द शुद्ध है? 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्णिमा। इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर, 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 नुपुर। ए बी सी डी में से देखिए, पढ़ने में तो एक से लग रहे हैं, बताइए शुद्ध कौन सा है, आपको बताना है। शुद्ध कौन सा है आपको बताना है। तो नुपुर जो लिखा जाता है वो शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है, न पे बड़ा ऊ की मात्रा, पे छोटी ऊ की मात्रा, फिर रे, पहले बड़ा फिर छोटा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला ढूंढना है। रचयिता, परिमार्जित, द्वारका, युधिष्ठिर। बताइए कौन सा होगा गलत। तो बात करें, रचयिता बिल्कुल सही है, युधिष्ठिर भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, द्वारका भी बिल्कुल सही लिखा है, परिमार्जित जो है ये बिल्कुल गलत है, परिमार्जित ये बिल्कुल गलत है, परिमार्जित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए इसका देखते हैं 20 का, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। इन दोनों में से ही आपको बता देना है। पहला, मैं उस समय सो रहा था, उसे लगभग 100% अंक मिले। बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध है। दो विकल्प मैंने कम कर दिए, दोनों में से बताना है आपको। तो उसे लगभग 100%, देखिए यहाँ पे लगभग भी दे दिया, 100% भी लिख दिया, तो ये दोनों एक होना चाहिए था। या तो होता उसे लगभग अंक मिले या उसे 100% अंक मिले, लगभग नहीं आएगा इसमें, ठीक है, दोनों एक साथ देती तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। यही अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, लास्ट प्रश्न, कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा होगा राइट आंसर, बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक्षण, ठीक है, अधिक्षण। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा वर्ण विचार एवं वर्तनी से दोस्तों पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की यहाँ पे करी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि कल हम फिर आपके लिए फिर से ला रहे हैं वीडियो आपके लिए। डे 2 में हम करेंगे दोस्तों शब्द विचार जो है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुल मिला के 20 दिन में दोस्तों हम पूरा हिंदी को यहाँ पे समाप्त कर देंगे, और अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे आपकी हिंदी हुई आपकी, ठीक है, जीके वगैरह हुई, इनको भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। साइकोलॉजी की क्लास भी हम अपने चैनल पर चला रहे हैं। तो आप DSSB PRT की यदि तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, तो चैनल के साथ जुड़ जाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।